टुडे टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ हार्ट डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, आज हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले से हम ज़रा जनरल इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिटेल से प्रेगनेंसी में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, कार्डिक डिजीज़ क्या है? इट इज़ बेसिकली रिमेन द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन द यूके। Incidence of cardiac disease in pregnancy is less than 1%. Progesterone implants and Mirena are the safest contraception option in patient with cardiac disease. ठीक है, इसका हम डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरली कुछ पॉइंट्स हैं स्टार्ट में ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है, एक दफ़ा प्रेगनेंसी नॉर्मली प्रेगनेंसी में हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। क्या हो जाता है? पेरिफेरल वेसोडाइलेशन लीड्स टू फॉल इन सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। Cardiac output increased by 40% during pregnancy, increased heart rate and increased stroke volume, 15% in first stage of labor and 50% in second stage of labor. Following delivery, there is further increased cardiac output due to increased venous return from relief of vena cava obstruction, tonic uterine contraction, expel blood into systemic circulation. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जैसे क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट को आपने बड़ा ऑब्ज़र्व जो करना है वो पोस्टपार्टमली करना है, क्योंकि सारा जो ब्लड है पोस्टपार्टमली वो सारा, क्योंकि वो इंफीरियर वेना कैवा भी प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, यूट्रस का जो सारा ब्लड हो वो डायरेक्टली हार्ट पे जाता है। तो पोस्टपार्टमली ऐसे पेशेंट को आपने बड़ा विजिलेंटली मॉनिटर करना है, क्योंकि पोस्टपार्टमली इनमें चांस होता है कि कार्डियक फेलियर में वो चले जाए, क्योंकि सारा जो ब्लड है वो हार्ट तक चला जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर फॉल इन प्रेगनेंसी एंड रीचेस अनदर अराउंड 24 वीक्स एंड फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर फॉल लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू पल्मोनरी एडिमा एंड हाइपर कोगुलेबिलिटी। दीज चेंजेस स्टार्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा अपने मेडिकल में, अपने फाइनल ईयर में इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, इसके 4 क्लासेस हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कैन बी सेफली कैरिड आउट इन नेहा क्लास 2 और लेस। ठीक है, अगर नेहा क्लास 2 और लेस है तो प्रेगनेंसी आराम से चल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। तो ठीक है, जैसे ही आपके पास पेशेंट आ जाए, अगर उसको कोई कार्डिक इशू है तो आपने इनका नेहा क्लासिफिकेशन मस्ट करना है, क्योंकि इसके बेस पे आपने पेशेंट को प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड करना है, यानी इस पे आपने पे डिसाइड करना है। ठीक है, 1 में क्या होता है? कार्डिक डिजीज़ बट नो सिम्टम्स एंड नो लिमिटेशन इन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड में आप पेशेंट कहेगी कि माइल्ड सिम्टम है और स्लाइट लिमिटेशन ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी। माइल्ड से सिम्टम्स होंगे थोड़ा बहुत काम करने से। ठीक है, थर्ड में क्या होगा? वो काम करके सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन एक्टिविटीज़। ठीक है, उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकेगी, इतनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट को होगी, और पेशेंट जो ओनली रेस्ट पे वो ठीक हो गया उसका जो ब्रेथलेसनेस है। ठीक है, बाकी उसका जो अगर वो कुछ काम भी करेगी, थोड़े मूवमेंट करेगी तो वो ज़्यादा होगा। दिस इज़ 3 एंड द 4th वन इज़ सिवियर लिमिटेशन सिम्टम इवन वाइल एट रेस्ट। ठीक है, 3 और 4 फिर ज़रा हाई रिस्क हो जाता है। ठीक है, फिर लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, हाई रिस्क कौन सी कंडीशंस है, मॉडरेट रिस्क कौन से, मिनिमल रिस्क कौन से। अगर हाई रिस्क कंडीशन अगर हो तो इनमें 50% चांस होता है मॉर्टेलिटी का। ठीक है, तो उसमें वो कौन सी डिजीज़ आते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को हो तो इनमें चांस होता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो 50% मॉर्टेलिटी रेट पेशेंट में होती है। ठीक है, तो बड़ा आपने विजिलेंटली पेशेंट को हिस्ट्री लेना है कि वेदर पेशेंट को क्या मसला है, क्या इशू है, उनके पास रिकॉर्ड होगा। पेशेंट आपके पास आ गई है, कोई कार्डिक इशू का वो बता रही है, तो उसके आपने सारे नोट्स रिव्यू करने हैं कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि हम पेशेंट को प्रेगनेंसी हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं या नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हाई रिस्क है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एओर्टिक डायसेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड एओर्टिक कॉक्टेशन है, मार्फा सिंड्रोम विद सिग्निफिकेंट एओर्टिक रूट इन्वॉल्वमेंट एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, इन पेशेंट में आपने बड़ा विजिलेंटली लेना है कि इनमें आपने प्रेगनेंसी यूजुअली एडवाइस नहीं करनी जब तक ये कंट्रोल ना हो। ठीक है, मॉडरेट रिस्क है माइट्रल स्टेनोसिस नेहा क्लास 3 और क्लास 4, सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, मैकेनिकल हार्ट वेस्ट, और मिनिमल रिस्क क्या है? ASD है, VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PT है, करेक्टिंग टॉफ है, टिश्यू वॉल प्रोस्थेसिस, पल्मोनरी ट्राइकास्पिड वाल्व डिजीज, माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस, एरिथमियाज। इनमें आप प्रेगनेंसी मॉडरेट और मिनिमल में आप यूजुअली प्रेगनेंसी आप वो कर सकते हैं, पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास कौन कौन सी कार्डिक वो आ जाती है डिजीज़ आ जाए। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, एक्वायर्ड वाल्व डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में MI आ गया, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, कार्डिक एरिथमियास, कार्डिक अरेस्ट, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। नॉर्मली जब आपके पास पेशेंट आएगी प्रेगनेंसी है तो इनमें क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी फाइंडिंग्स आपके पास क्या होंगी। लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, फिजियोलॉजिकल थर्ड हार्ट साउंड एट एपेक्स, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर इज कॉमन एंड डायस्टोलिक मर्मर आर यूजुअली पैथोलॉजिकल इन प्रेगनेंसी। ठीक है। एक्टोपिक बीट्स आर कॉमन इन प्रेगनेंसी। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास ECG में क्या फाइंडिंग्स होंगी। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज नॉर्मल, स्मॉल Q वेव्स, इन्वर्टेड T वेव्स इन इंफीरियर लीड। ट्रोपोनिन रिमेन वैलिड टेस्ट इन प्रेगनेंसी। बगैर प्रेगनेंसी की भी ट्रोपोनिन INT आपको ट्रोपोनिन I जो है वो आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है। ट्रांसथोरेसिक इको प्रेफर ओवर ट्रांस एसोफेजियल इको आपने मस्ट करवाने। अगर कोई कार्डिक पेशेंट है आपके पास आ जाए तो इको आपने करवाने। उसमें देखना है कि सारे वैल्व्स को देखना है और इजेक्शन फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो हम यूजुअली पेशेंट को प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं करते क्योंकि हार्ट पे लोड होते हैं और जो प्रेगनेंसी है वो ऑलरेडी वो फर्दर उसको एग्रीवेट करेगा। चेस्ट एक्सरे अगर रिक्वायरमेंट है यूजुअली अवॉइड करते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी में हम नहीं करते, लेकिन अगर ज़रूरत है तो अलॉन्ग विथ शील्ड हम करेंगे। ठीक है। ये कॉमन फिजियोलॉजी के पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि इसके साथ आप फिजियोलॉजी के कार्डिक वो भी आप पढ़ लें, जो कार्डिक साइकिल है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है। आपके लेवल पे ये इंपॉर्टेंट कि कार्डिक साइकिल आप पढ़ लें और जो प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो चेंजेस है वो क्या क्या हो सकती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है MCQs के रिलेटेड, और इतना आपके लिए वो नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इनमें जो साइनोटिक है और एसाइनोटिक होगा। ठीक है। इनमें आपने क्या करना है, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है और शुड ऑफर डिटेल एनॉमली स्कैन विद फीटल इकोकार्डियोग्राफी एट 18 to 20 वीक्स। क्योंकि ये कंजेनिटल है तो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये 3 to 5% चांस है कि बेबी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो इनमें आपने एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है। दूसरा ये कि इन ऐसे पेशेंट में फिर आपने एक एनॉमली स्कैन डिटेल करवाने, हार्ट के चैम्बर्स को देखना है और फीटल इको की भी, अगर आपको स्कैन पे कोई ऐसे लग रहा है कि हार्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो इको भी आप फीटल इको भी करवाएंगे। ठीक है। मोर रिस्क विद लेफ्ट साइडेड लीजन्स लाइक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, मार्फान सिंड्रोम एक्सेट्रा। एसाइनोटिक में आपके पास कौन कौन सी आ जाती है, ESD, VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, PTA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस एंड मार्फान सिंड्रोम। ठीक है। और साइनोटिक में आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीट आर्टरीज, ट्राइकस्पिरेट्रीजिया एंड एसेनमेंगर सिंड्रोम। साइनोटिक जो है इनमें हाई चांसेस ऑफ, अगर आपके पास साइनोटिक हो प्रेगनेंसी है और उनमें ये टॉफ किया करेक्टेड टॉफ है या जो भी है, तो इनमें यूजुअली आप थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देंगे क्योंकि इनमें चांसेस होते हैं थ्रोम्बोसिस की, इनमें ज़रा ज़्यादा चांसेस होते हैं साइनोटिक में। तो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन यूजुअली इनको हम एडवाइस करते हैं। ठीक है। Bicuspid aortic valve is the most common congenital car defect followed by atrial septal defect. ठीक है। Asymptomatic acyanotic defects are well tolerated in pregnancy. Cyanotic congenital heart disease are usually associated with pulmonary hypertension. तो low molecular weight heparin patient with cyanotic heart disease to prevent venous thromboembolism. ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अभी हमारे पास जो है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा एसाइनोटिक में आता है। प्री प्रेगनेंसी आपने इनकी एवेलुएशन करनी है। ठीक है। काउंसलिंग करनी है और MRI आपने करवाना है। ठीक है। आउटिक लूप की डायलिटेशन वो आपने देखनी है। ठीक है। इनमें यूजुअली रेज ब्लड प्रेशर होगा पेशेंट, मतलब यूजुअली या उनको, क्योंकि ये तो आपको बचपन में ही ऐसी चीज़ें मालूम हो जाती तो या करेक्टेड होगा या अनकरेक्टेड होगा। ठीक है। तो आप डिटेल से हिस्ट्री लेंगे। फिर है ना आपका, अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी चाहती है तो आपने फिर उसका डिटेल से MRI करवाने, आयोटिक रूट डायलिटेशन और उसको देखना है। ठीक है। और अगर आयोटिक रूट डायलिटेशन आपके पास नहीं है, ठीक है, कम है, लेस देन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इनमें आप यूजुअली फिर आप इनको प्रेगनेंसी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है। इनमें ब्लड प्रेशर रेज होगा तो आपने इनमें आपने बेड रेस्ट एडवाइस करना है और बीटा ब्लॉकर्स देना है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ रप्चर एंड आयोटिक रप्चर एंड आयोटिक डाइसेक्शन। ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन ये क्या, टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट में अक्सर ये ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इनमें आपने एक्सक्लूड करना है। टर्नर मोज़ैक भी अक्सर ऐसी पेशेंट होते हैं जिनमें वो स्पेसिफिकली फीचर्स नहीं होते, लेकिन इनमें आपने फिर एवेलुएट करना है। ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का। ठीक है।
नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आप वो करेंगे, ठीक है। इनमें कोई ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आपको लग रहा है कि आयोटिक रूट की डायलिटेशन ज़्यादा है या आयोटिक डायसेक्शन है, तो इनमें फिर आप यूजुअली सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करेंगे, क्योंकि लेबर के स्ट्रेस की वजह से मोर ज़्यादा चांसेस होते हैं आयोटिक डायसेक्शन के, ठीक है। तो इनमें फिर आप सिजेरियन करें। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, आयोटिक रूट डायलिटेशन भी ठीक है, कोई डायसेक्शन वगैरह नहीं है, रप्चर वगैरह नहीं है, तो इनमें आप यूजुअली नॉर्मल हर एक कार्डिक पेशेंट में आपने याद रखना है कि हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो सेफेस्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको मिल गई है जो अब इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आयोटिक रूट डायलिटेशन ज़्यादा डायसेक्शन है, तो इनमें यूजुअली हम फिर सिजेरियन एडवाइस करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपने सबको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के ट्रायल देना है, ठीक है। और इसमें आपने जो सेकंड स्टेज है उनको शॉर्टन करना है, ठीक है। इनको हम प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज में नहीं डालना, जितना नहीं रखना, क्योंकि फिर वो फर्दर स्ट्रेस की वजह से भी कार्डिक उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो इनमें फिर आप यूजुअली हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की तरफ जाते हैं, और मोस्ट प्रेफरेबली हम फॉरसेप्स लगाते हैं, क्योंकि वैक्यूम की फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर हम यूजुअली फॉरसेप लगा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एसाइनोटिक में फिर मार्फान आ जाता है। ये बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो इनमें फिर आपने पेशेंट को काउंसल करना है, ये कितने % अगर बोथ पेशेंट अगर ओनली सिर्फ पेशेंट को यही है, तो फिर इनमें चांसेस है कि इनके बच्चे कैरियर हो। अगर बोथ हस्बैंड और इन्वॉल्व हैं, तो फिर इनमें चांसेस है कि ऑल बेबीज़ आर इफेक्टेड। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है आपने, और इनमें फिर आपने अर्ली ट्राइमेस्टर में जो हमने पढ़ा था CVS एमनिसेंटीसिस, आप ये करवा सकते हैं कि देख लें कि बेबी में तो ये नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कार्डिक एनॉमलीज़ के साथ कौन सी हो सकती है? माइटरल वैल्व प्रोलैप्स या माइटरल रिगर्ज हो सकता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें रिस्क ऑफ एयोटिक रूट डायसेक्शन विद और विदाउट एयोटिक रूट डायलिटेशन इज प्रेजेंट यूजुअली इन थर्ड ट्राइमेस्टर और अर्ली पोस्टमार्टम। रिस्क ऑफ एयोटिक रूट डायसेक्शन विदाउट डायलिटेशन 1% होता है, और रिस्क ऑफ एयोटिक डायसेक्शन विद एयोटिक रूट डायलिटेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर 10% होता है, ठीक है। इनमें आपने भी एयोटिक रूट डायलिटेशन को देखना है। अगर मोर देन 4.6 सेंटीमीटर है, फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ एयोटिक रूट डायसेक्शन है, और या हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली, तो इनमें आपने यूजुअली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। पेशेंट को आपने कहना है कि क्योंकि ये हाई रिस्क होती है ऐसे पेशेंट, ठीक है, क्योंकि इनमें फिर फर्दर प्रेगनेंसी की वजह से इनकी चीज़ें एग्रीवेट हो जाएंगी, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करनी है, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है, इकोकार्डियोग्राफी एवरी 4 to 6 वीक इन प्रेगनेंसी, क्योंकि आपने आयोटिक रूट को देखना है, इजेक्शन फ्रैक्शन को देखना है कि आयोटिक डायलिटेशन तो नहीं हो रही, डायसेक्शन के कुछ वो तो नज़र नहीं आ रहे, तो इनमें आपने फिर 4 to 6 वीकली आपने इको करवाना है। बीटा ब्लॉकर फॉर प्रिवेंशन ऑफ aortic root dissection in aortic root dilatation, spontaneous vaginal delivery in patient with normal aortic root dimension, ठीक है। लेस दैन 4.5 सेंटीमीटर हो तो आप इनको नॉर्मल ट्रायल दे सकते हैं अगर एयोटिक रूट का जो डायमेंशंस है। अगर ज़्यादा है मोर देन 4 सेंटीमीटर तो आप सिजेरियन विथ रीजनल एनेस्थीसिया आप देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एसिनोमेगर सिंड्रोम एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये कलेक्टिवली डिजीज़ है, पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ है, सेकेंडरी टू रिवर्स लेफ्ट टू राइट शंट सच एज VSD, और टू लंग डिजीज़ और ड्यू टू इडियोपैथिक आर्टीरियल पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर आपको पेशेंट आ जाए पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है, आप इको करवाएं और इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो इसमें आपने यूजुअली इनमें प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, बिकॉज ये बहुत इसमें मोर्टेलिटी मैंने आपको बताया कि 50% रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट को बेस्ट होता है कि आप इनको कहें कि वो प्रेगनेंसी अवॉइड करें, ठीक है। इनमें मैटरनल मोर्टेलिटी अराउंड 25 to 40% with the fatalities during delivery of first week postpartum. Death is usually by ventricular fibrillation. Should be advised against pregnancy. और अगर पेशेंट इन केस ऑफ अनप्लान प्रेगनेंसी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन, इनको हम कहते हैं कि टर्मिनेशन हम करवा लेते हैं, क्योंकि फिर फर्दर इनकी प्रेगनेंसी बड़ी हाई रिस्क होती है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट आ गई है और प्लान प्रेगनेंसी और वो चाहती है कि मतलब पेशेंट विलिंग नहीं है, तो इन ऐसे पेशेंट को आपने बड़ा विजिलेंट मॉनिटर करना है, कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है। ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी एडमिट रहेगी, प्रॉपर बेड रेस्ट हो गई, ठीक है। इनको आपने ऑक्सीजन देना है, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे डालना है, ठीक है।
मोड ऑफ डिलीवरी आपने डिपेंड करना है ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन पे, ठीक है। यूजुअली हम बेस्ट होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं, ठीक है। इनके लिए बेस्ट यही है। अदर जो हम इसमें वेजोडाइलेटर्स देखते हैं, सेलेंडिफिल या बोसेंटान एंड मेसीटेंटन, ठीक है, ये वेजोडाइलेटर्स है, ठीक है, ये देते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो क्या होता है? इट्स इंक्लूड VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवरराइडिंग एओर्टा, ठीक है। क्योंकि ये साइनोटिक है तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिना अपने पेशेंट को एडवाइस करना है। यूजुअली टॉफ वाले पेशेंट तो इतने टाइम तक नहीं पहुंच सकते, यूजुअली इनका करेक्टेड ही होगा, ठीक है। अगर करेक्टेड टॉफ है तो ये इनका फिर आप बड़ी अच्छी सी स्मूथली प्रेगनेंसी आप प्रोसीड कर सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। Most women who reach the age of reproduction have already surgery done in childhood, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम तक ये लोग वो नहीं डिले नहीं कर सकते इनमें। ये तो कंजेनिटल था, ठीक है। कंजेनिटल में हमने साइनोटिक साइन। अभी एक्वाइड में क्या होता है? माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, मैकेनिकल हार्ट वेव्स है एंड माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। एक्वाइड क्या हो जाते हैं? कोई आपने पढ़ा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट के जो इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से वाल्व्स पे जो असर होता है, ठीक है। इनमें जो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉपी माइट्रल वाल्व, इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटोसोमल डोमिनेंट मार्फान सिंड्रोम, ठीक है। ये अभी आपने मार्फान में पढ़ा कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स यूजुअली इसकी वजह से होता है, नॉर्मली इस तरह नहीं होता, ठीक है, कोई कंडीशन की वजह से। दिस इज़ बेसिकली एक्वाइड। तो प्रेगनेंसी कैन बी टॉलरेटेड वेल, इसके साथ प्रेगनेंसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस। माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस आपने अपने उसके लेवल पे भी पढ़ा होगा कि इट इज़ मोस्ट लाइकली जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में जो वाल्व इन्वॉल्व होता है वो माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है, और इसकी स्टेनोसिस होती है, ठीक है। तो इसमें मस्ट अगर आपके पास माइट्रल स्टेनोसिस की पेशेंट आ जाए तो उसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होगी तो आपने इनमें रोमेटिक हार्ट डिजीज़ को रूल आउट करना है, और इनमें आपने ये भी पूछना है कि पेशेंट कोई पेनिसिलिन वाले प्रोफाइलैक्सिस तो नहीं ले रही, ठीक है। यूजुअली मिस ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन ड्यू टू लो पिच डायस्टोलिक एंड सब मेमरी मर्मर, ठीक है। यूजुअली वर्सन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये यूजुअली वर्सन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ECG फाइंडिंग इनमें क्या होंगी? लेफ्ट एट्रियल P वेव एंड राइट एक्सिस डेविएशन। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग क्या होंगी? स्मॉल हार्ट विद प्रोमिनेंट लेफ्ट एट्रियम, डायग्नोसिस बाय ट्रांसथोरेसिक इको। सिवियर आपके पास पेशेंट आ गए तो आपने माइट्रल वेव प्री प्रेगनेंसी आ गई तो माइट्रल वेव एरिया को देखना होता है, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो आपने यूजुअली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। आपने प्री प्रेगनेंसी सर्जरी करनी है माइट्रल वेल्व की। अगर सर्जरी हो जाए तो तब फिर अगर वो ठीक हो तो तब फिर आप प्रेगनेंसी इनको एडवाइस करने। माइल्ड मॉडरेट में आप यूजुअली इनमें हम प्रेगनेंसी मतलब अवॉइडेड नहीं है, वो इनकी आप प्रॉपरली आप जब मॉनिटरिंग करेंगे तो माइल्ड मॉडरेट के साथ वो चल सकती हैं। लेकिन अगर सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस है तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन पेशेंट में वॉल बड़ा स्टेनोज होता है तो इनमें चांसेस में पल्मोनरी एडिमा ऐसी पेशेंट में इंक्रीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली इनमें हम प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं करते, जब तक इनकी सर्जरी हो जाए तब फिर हम इनको प्रेगनेंसी एडवाइस करेंगे, ठीक है। डिले प्रेगनेंसी, वल्वोटमी और वाल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। माइल्ड मॉडरेट के साथ पेशेंट आ गई, बीटा ब्लॉकर आपने इनको देना है, ठीक है। डायरेटिक्स आपने तब देनी है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट माइल्ड मॉडरेट है और वो चली गई है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक है, पल्मोनरी एडिमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिकार्डिक है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में फिर आपने इनको क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है प्रेगनेंसी में? तो फिर आपने पेशेंट को एडमिट करना है, प्रॉपर पोजीशन में करना है, पेन किलर देना है, मॉर्फिन, ठीक है, एंड डायरेटिक्स, ठीक है, और एड डिजॉक्सिन इफ़ एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप, ठीक है, अर्ली ट्राइमेस्टर में। और माइल्ड मॉडरेट है और वो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो गई, ठीक है, तो इनमें फिर आपने सिम्टोमेटिकली इन पेशेंट को ट्रीट करना है और फिर उसके बाद आप जो सर्जरी है वो आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में करनी। इनमें आप वल्वोटमी कर सकते हैं क्लोज प्रोसीजर, लेकिन आपने ओपन प्रोसीजर नहीं करना, ठीक है। ओपन क्या होता है? रिस्की होता है बेबी के लिए। तो क्लोज परक्यूटेनियस जो बलून वल्वोटमी है वो सेफ़ है और वो आपने हमेशा हर एक सर्जरी आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में करनी है, ठीक है। जो भी सर्जरी आपके पास हो, सेफेस्ट ऑप्शन आपके पास वो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ठीक है। और ओपन वल्वोटमी अगर पेशेंट क्लोज टू टर्म है, ठीक है, और आपको लग रहा है
एज ऑफ मतलब आपके लंग्स मैच्योर हो गए तो आप बेबी को डिलीवर करके उसके बाद फिर आप यूजुअली इनके जो ओपन सर्जरीज है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। In labor and birth, avoid supine and lithotomy position as much as possible, and vaginal delivery with instrumentation is preferred. Caution, regional epidural anesthesia is preferred, ठीक है। आपने इनमें सुपाइन पोजीशन और लिथोटमी पोजीशन को अवॉइड करना है और आपने यही देखना है कि पेशेंट को टैकीकार्डिया ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाए तो उसकी वजह से फिर पेशेंट जा सकती है पल्मोनरी एडेमा में, ठीक है। तो आपने बड़ा विजिलेंटली इन पेशेंट को मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स। हार्ट वेल्व आपने चेंज की है। वेल्व्स आपके दो टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। बायोलॉजिकल आपके पास सेफ़ है, ठीक है, इनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मैकेनिकल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेल्व आप जब डालते हैं, ठीक है, तो इनमें आपने लाइफ लॉन्ग एंटी कोआगुलेशन करनी होती है, ठीक है। आपके पास पेशेंट आ गई और आपने हिस्ट्री ली और उसने कहा कि मैंने वेल्व चेंज किया हुआ है और वो होगी वारफरिन पे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग के लिए तो आप उनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और अनफ्रैक्शनेटेड पे नहीं, क्योंकि वो तो आप सब कट देते हैं, तो इनको आप ओरल इनको यूजुअली वारफरिन पे डालते हैं, ठीक है। तो आपके पास पेशेंट आ गई है और प्रेगनेंसी भी है और वारफरिन पे भी है, तो वारफरिन यूजुअली 5 mg तक सेफ़ है। लेकिन अगर पेशेंट ज़्यादा डोज पे है तो इसमें आपने यूजुअली 6 to 12 वीक में आपने स्टॉप करवाना है, क्योंकि वारफरिन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो एम्ब्रियोपैथी करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर अगर 5 mg से ज़्यादा डोज है तो आपने वो स्टॉप करवाना है, फिर आपने पेशेंट को स्विच करना है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे, ठीक है। और अगर पेशेंट 5 mg पे है तो वो सेफ़ है, वारफरिन एम्ब्रियोपैथी नहीं करती, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 mg से ज़्यादा है तो फिर आपने वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे आपने चेंज करना है, ठीक है। और इस तरह आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आपने कब स्टॉप करनी है, जब पेशेंट यूजुअली डिलीवरी के नज़दीक 36-37 वीक्स पे हम उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। शुड बी discontinued and substituted with low molecular weight heparin 10 days before delivery। अगर वारफरिन वो ले रही है तो आपने वारफरिन को डिलीवरी से 10 डेज़ पहले आपने इसको स्विच करना है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन का, ठीक है। क्योंकि लो मोलिकुलर वेट हेपरिन के जो हमारे पास एंटीडोट है, क्विक रिवर्सल है, प्रोटामीन सल्फेट है, ठीक है। तो और वारफरिन में क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यूजुअली हम जो सेफेस्ट हमारे पास फिर प्रेगनेंसी के करीब लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है, और वो भी अनफ्रैक्शनेटेड, क्योंकि अनफ्रैक्शनेटेड का इमीडिएट रिवर्सल प्रोटामीन सल्फेट है। तो अगर आपके पास पेशेंट आ रही है तो आपका रिवर्सल क्विक हो सकता है। वारफरिन में फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, वो रिस्की होता है, तो इस वजह से हम इनको फिर स्विच करवाते हैं। अगर वो वारफरिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी ले रही है, 5 mg से कम है, तो फिर आपने उसको 10 डेज़ पहले आपने चेंज करना है, ठीक है। और पेशेंट डिलीवर हो जाए तो डिलीवरी के बाद भी फिर आपने 5 डेज़ तक आपने लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे रखना है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो वारफरिन फर्दर फिर ब्लीडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 5 डेज़ तक हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम 5 डेज़ के बाद जब पेशेंट की ब्लीडिंग थोड़ी सेटल हो जाए, लोशिया नॉर्मल उस तक आ जाए, तो फिर हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे पेशेंट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और वो कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि वो ये ऐसे वेल्व्स हैं, तो इसके लिए तो आप थेरेप्यूटिक देते हैं, तो वो फिर पेशेंट आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास भिजवाने हैं और वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। Low molecular weight heparin mode, long-term use of unfractionated heparin can cause osteoporosis, ठीक है। Low molecular weight heparin monitoring is done by NT10A level। यूजुअली हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की मॉनिटरिंग नहीं करते, लेकिन अगर पेशेंट वारफरिन ले रही है तो इनकी आपने मॉनिटरिंग करनी थ्रू INR, ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल INR हमारे पास 2.5 to 3 तक आपने मेंटेन रखना है पेशेंट का, ठीक है। और लो मोलिकुलर वेट में यूजुअली ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मोर देन आपके पास 70 kg हो, ठीक है, तो तब फिर आप इनमें ये मॉनिटरिंग करेंगे NT10A लेवल की। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रिवर्सल इसका क्या होगा, प्रोटामीन सल्फेट के साथ। और वारफरिन का जो रिवर्सल है वो FFPs है एंड विटामिन K। अगर आपके पास पेशेंट आ गई है और वो वारफरिन पे आपके पास इतना टाइम नहीं है
और वो लेबर में आ गई। आपने कहा, आप माइंड सेट तो आप करते हैं कि हम इनको 10 डेज़ पहले स्टॉप करवाएंगे, लेकिन पेशेंट आ गए तो इमीडिएट आपके पास रिवर्सल क्या है, आपने FFPs देने और विटामिन K दे के, ठीक है, और पेशेंट का आपने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अवॉइड करना है। ऐसे पेशेंट में फिर आपने इनका सिजेरियन करना है, ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी यूजुअली इनमें अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें क्विक डिलीवरी चाहिए ना, ठीक है, और ताकि बेबी को भी, क्योंकि अगर आप डिलीवर करेंगे नॉर्मली तो बेबी को भी फिर वो होता है इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी ये भी ऑटोसोमल डिजीज़ है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ अनडायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल विद अंडरलाइंग मायोसाइट एंड मायोफिब्रिलर डिसअरे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन फैमिली, mostly asymptomatic in pregnancy and benign, incidence 1 in 500 in young adults. Echocardiography is used to diagnose hypertrophic cardiomyopathy, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ये यूजुअली जो प्रेगनेंसी में आपके पास आ जाए बिटवीन 32 वीक्स टू 6 मंथ पोस्टपार्टम आपके पास पेशेंट आ गए, ठीक है, हार्ट डायलेटेड है, तो दिस इज कॉल्ड एज पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। Peripartum cardiomyopathy, development of cardiac dysfunction towards the end of pregnancy and in the month following delivery, ठीक है। 32 वीक से लेके 6 मंथ पोस्टपार्टम अगर पेशेंट आ गई है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस, टैकीकार्डिया, साइन ऑफ हार्ट फेलियर, तो दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या है, मल्टीपैरिटी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, हाइपरटेंशन, एडवांस एज और अफ्रीको कैरिबियन में ये रिस्क फैक्टर्स है, तो ये मोर प्रोन टू पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होता है, ठीक है। डायग्नोसिस आपके पास क्या होगा, चेस्ट एक्सरे में इनलार्ज हार्ट होगा विद प्लूरल इफ्यूजन। इको में आपको डायलिटेशन ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस दैन 45%, ठीक है। मैनेजमेंट आपने किस तरह करना है, पेशेंट को एडमिट करना है, ऑक्सीजन देना है, डायरेटिक्स, वेजोडाइलेटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, और इन सिवियर केसेस अगर पेशेंट नहीं तो आइनोट्रॉप्स पे आप जा सकते हैं, ठीक है। AC इनहिबिटर यूजुअली प्रेगनेंसी में अगर हो गया है तो नहीं देना, अगर पोस्टपार्टम है तो आप AC इनहिबिटर दे सकते हैं, ठीक है। इन सिवियर केस में नीड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। मॉर्टेलिटी रेट इनमें 25 to 50% है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी इनके 6 मंथ में 50% हो जाता है। अगर नो रिकवरी रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर 50% है, और इफ नो रिकवरी रिस्क ऑफ डेथ 25% है, और चांस ऑफ रिकरेंस 50% है, ठीक है। यूजुअली आपने ऐसी पेशेंट को आपने यूजुअली एडवाइस करना है कि वो प्रेगनेंसी अवॉइड करें, क्योंकि 50% मोर्टेलिटी चांस एक दफ़ा हो गया है तो नेक्स्ट में रिकरेंस 50% एंड इट्स टू मच। सो काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पेशेंट कि अगर क्या आपने दोबारा प्रेगनेंसी नहीं करनी। कोरोनरी आर्टरीज में अब कौन कौन सी MI आ जाते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। Pregnancy increase the risk of coronary artery disease, usually present with atypical symptom of nausea, vomiting, epigastric pain, dizziness, along with typical symptoms of chest pain, sweating, neck and left arm pain, ठीक है। Coronary artery dissection and coronary artery thrombosis are the main cause of coronary artery disease in pregnancy. Then atherosclerosis, usually हम क्या होता है, atherosclerosis हमारे पास नॉन प्रेगनेंट नहीं है तो वो कॉज है, लेकिन प्रेगनेंसी में हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन एंड कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस द मेन कॉज है। सो इट इज़ मोस्टली इन द 3rd ट्राइमेस्टर एंड पोस्टपार्टम, ठीक है। मोर्टेलिटी 20%, इमीडिएट 32%, ओवरऑल मोर इन परप्यूरियम। रिस्क फैक्टर्स क्या, अगर आपके पास पेशेंट ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओल्डर मल्टीग्रेविडा है, कोकेन या माइट्रल स्टेनोसिस है, सो दे आर मोर प्रोन टूवर्ड द MI, ठीक है। तो ऐसी पेशेंट में आपने पेशेंट को बड़ा विजिलेंट मॉनिटर करना है, क्योंकि हमारे हर एक सेकंड दूसरे पेशेंट एक तो मल्टीग्रेविडाज है, ओबेसिटी भी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी। तो जब भी अगर आपके पास पेशेंट इस चेस्ट पेन, स्वेटिंग, तो आपने MI को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, सीरम ट्रोपाई और सीरियल ECG करना है, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी सेफ़ है, आप कर सकते हैं, और PCI ये भी सेफ़ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोलिसिस एंड स्टेंटिंग ऑल कैन बी परफॉर्म इन प्रेगनेंसी, ठीक है। परक्यूटेनियस इंटरवेंशन प्रेफर्ड है। एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, क्लोपिडोग्रेल आर सेफ इन प्रेगनेंसी एंड स्टेटिन शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू मैलफॉर्मेशन रिस्क, तो वो आपने नहीं देना। बाकी एस्पिरिन, बीटा, क्लोपिडोग्रेल सेफ़ है। आपने इन पेशेंट में भी लेबर को शॉर्टन करना है, ठीक है। इनमें आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यूजुअली प्रेफर्ड है, और एर्गोमेट्रिन अवॉइड करना है, क्योंकि एर्गोमेट्रिन क्या करता है,
बीपी इंक्रीज़ करता है, हाइपरटेंशन इसकी वजह से होती है, ठीक है। ऑलरेडी पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो फर्दर इंक्रीज़ बीपी करेगा, ठीक है। ओवरलोड कार्डिक आउटपुट ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो यूजुअली अवॉइड एर्गोमेट्रिन। और आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ आफ्टर MI। कार्डिक एरिथमियाज यूजुअली लेस कॉमनली है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो वो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, ठीक है, जो यूजुअली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो एडेनोसिन मोर देन वेरापेमिला यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ SVT इन प्रेगनेंसी, बीटा ब्लॉकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें फीटल टैकिकार्डिया मोर कॉमन है, ठीक है। तो फीटल टैकिकार्डिया में आप थ्रू फीटोमेटर्नल मेडिसिन आप थ्रू इंट्रायूटाइन फ्लेकेनाइड आप दे सकते हैं अगर फीटल एरिथमियाज है, ठीक है। एंड अवॉइड एमाड्रॉन एंड प्रोफेनॉन, ठीक है। टेम्परेरी एंड परमानेंट पेसिंग, कार्डियोवर्जन, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स और ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। अगर ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट आपके पास जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप कार्डियोवर्जन और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर वो लगा सकते हैं, वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। द अदर थिंग इज़ कार्डिक अरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के आगे पे आपके पास आ गई है, कोलैप्स हो गए, ठीक है, और कार्डिक अरेस्ट में है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करना है। साइड पे आपने पेशेंट को टिल्ट करना है टू लेफ्ट लैटरल, ताकि इन्फीरियर वेना केवा का प्रेशर हार्ट पे कम हो, ठीक है, ताकि मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर की वजह से वो फर्दर कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करेगा, तो आपने पेशेंट को लेफ्ट टिल्ट करना है, ठीक है, टू रिलीव द प्रेशर ऑन द इन्फीरियर वेना केवा। चेस्ट कंप्रेशन आपने दी है नॉर्मली, जो हमारे पास जिस तरह प्रेग्नेंट वोमेन में आपने थोड़ा हाई आप स्टर्नम पे वो करना है, कार्डिक कंप्रेशन आपने वही नॉर्मल 30:2 के हिसाब से देना है, ठीक है। अगर पेशेंट सर्वाइव ना करे, अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी मोर देन 20 वीक्स है, ठीक है, और पेशेंट का जो कार्डिक अरेस्ट आप जो CPR कर रहे हैं उसके साथ पेशेंट रिकवरी नहीं हो रही, विद इन 5 मिनट्स में आपने इमीडिएटली आपने सिजेरियन करना है, ठीक है, और बेबी को डिलीवर करना है, ठीक है, और बाकी आपने फिर CPR कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपने जो कार्डिक अरेस्ट का जो प्रोटोकॉल है, फिर डिफिब्रिलेटर मंगवाते हैं, ठीक है, और उसमें फिर शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, ड्रग्स वगैरह जो एड्रेनलिन है, माइड्रोन है, इस टाइप के ड्रग्स फिर अकॉर्डिंगली फिर आप देंगे। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको अगर मोर देन 20 वीक्स है तो कंप्रेशन के बाद आपने इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स अगर पेशेंट रिकवर ना करे तो आपने इमीडिएटली आपने सिजेरियन कर जाए, फॉर द सेक ऑफ मदर, नॉट फॉर द सेक ऑफ बेबी, ठीक है। ओके, बस ये आपका हमारे इम्पॉर्टेंट